वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम था एंटी हाइपरटेंसिव उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जाना था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने कुछ रेंज देखी थी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में क्या होता है, और हाइपरटेंशन में स्टेज 1 स्टेज 2 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने एंजियोटेंसिन साइकिल के बारे में पढ़ा था, किस तरह से एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, फिर ये अपने रिसेप्टर पे कैसे एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन कैसे एक्ट करता है, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था। उसके बाद हमने हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा था, डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, सेंट्रल एगोनिस्ट, पेरिफेरल एडिनर्जिक इनहिबिटर, वेसोडाइलेटर एंड रेनिन इनहिबिटर। आज हम एक एक करके क्लास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव में सबसे पहली जो क्लास थी उसका नाम था डायूरेटिक। डायूरेटिक का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डायूरेटिक को डिटेल में बताया है। यहाँ पे हम बस इतना जानेंगे कि डायूरेटिक का हाइपरटेंशन में क्या रोल रहता है। तो डायूरेटिक क्या करती है ड्रग, ये यूरिन के फ्लो को एंड यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। और ये कैसे यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगी, ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती है। जब वाटर एंड सोडियम अपने ब्लड से निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब सोडियम निकल जाएगा तो जो ब्लड कैपिलरीज है, स्मॉल कैपिलरीज, उसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब डायूरेटिक के अंदर 3 सब क्लास थी, एक थी थायाजाइड, दूसरी थी लूप डायूरेटिक, तीसरी थी पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। मैंने आपको बताया था थायाजाइड जो होती है ड्रग, ये सोडियम एंड क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करती है, और इसके अंदर क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन, इंडेपामाइड, ये सब ड्रग आती है। और लूप डायूरेटिक मैंने आपको बताया था ये साइड 2 पे एक्शन देती है, वहाँ पे एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप को इनहिबिट करती है। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो फ्यूरेसामाइड, ब्यूमेथानाइड, इथेग्रानिक एसिड एंड टोरेसामाइड। थायाजाइड डायूरेटिक एंड लूप डायूरेटिक का मैंने आपको एक साइड इफेक्ट बताया था, ये दोनों क्या करती है, हाइपोकेलीमिया करती है, पोटेशियम का लेवल कम कर लेती है ब्लड के अंदर। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि थायाजाइड है ना, वो क्या करती है, हाइपर कैल्शियमिया करती है, और लूप डायूरेटिक क्या करती है, हाइपोकैल्शियमिया करती है। तो ये 2 साइड इफेक्ट इन दोनों को याद रखना है। तीसरी जो क्लास है उसका नाम है पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। तो पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक ये भी सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है, बट ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन को कम कर लेती है, मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ा देगी। तो ये हाइपरकैलेमिया करती है। थायाजाइड लूप डायूरेटिक हाइपोकैलेमिया करती है, ये हाइपरकैलेमिया करती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन वही है, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती है। जो पेशेंट पहली बार जिनको हाइपरटेंशन होता है तो ज़्यादातर डॉक्टर सबसे पहले डायूरेटिक ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद फर्दर दूसरी ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। और ज़्यादातर जो डायूरेटिक है इनका यूज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, जो अदर डायूरेटिक ड्रग, अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो इतना ही डायूरेटिक में हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव में सेकेंड जो क्लास है उसका नाम है बीटा ब्लॉकर। तो इसके अंदर वो ड्रग आती है जो क्या करेगी, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तभी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तभी तो हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बीटा रिसेप्टर कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटा रिसेप्टर 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 हार्ट के ऊपर पाया जाता है और किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी के ऊपर भी ग्लोमेरुलस सेल होती है, उसके ऊपर पाया जाता है। और बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल के ऊपर पाया जाता है, और बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है बीटा 1 रिसेप्टर का। तो बीटा 1 रिसेप्टर का कैसे रहता है, तो जैसे कि हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। जब ये रिसेप्टर हार्ट वाला एक्टिवेट हो जाएगा तो हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब हार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हार्ट के थ्रू।
इसके बाद दूसरा जो किडनी के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर है वो क्या करता है, रेनिन के रिलीज को बढ़ा देता है। जब रेनिन का रिलीज बढ़ जाएगा तो आपको पता है एंजियोटेंसिन साइकिल के अंदर रेनिन का कितना रोल रहता है एल्डोस्टेरोन बनाने में। जब रेनिन रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन बनेगा इनडायरेक्टली। जब एल्डोस्टेरोन बनेगा तो वो क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं। इसीलिए हम जो ड्रग देते हैं मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल और एटिनोलोल, तो ये तीनों ड्रग क्या करती है, इस सेलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिससे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, जिससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और रेनिन का रिलीज भी कम हो जाएगा बीटा 1 रिसेप्टर जब किडनी वाला ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो ये बीटा 2 रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल के ऊपर पाया जाता है। स्मूथ मसल आपको पता है कि जैसे ब्लड वेसल है वो भी एक टाइप की स्मूथ मसल है। तो यहाँ पे ये जो बीटा 2 रिसेप्टर है इसको हम ब्लॉक करना नहीं चाहते, क्योंकि जो ब्लड वेसल के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर है वो जब एक्टिवेट होगा तब वो ब्लड वेसल क्या होगा, डायलेट हो जाती है। जैसे कि ये ब्लड वेसल है, इसमें जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये जब एक्टिवेट होगा तब ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, ऐसे डायलेट हो जाएगी, जिससे ब्लड इजीली फ्लो होगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ही देते हैं। तो अभी आप ये बीटा 2 रिसेप्टर का एक्शन स्मूथ मसल वाला, अभी आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, जब हम एएनएस पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लड वेसल के ऊपर अल्फा रिसेप्टर पाया जाता है ये क्या करता है, ये जब स्टिमुलेट होगा तब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल में अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करना है, हमें बीटा 2 रिसेप्टर पर फोकस नहीं करना है। और बीटा 3 रिसेप्टर का भी कोई ब्लड प्रेशर में रोल नहीं रहता, तो इसीलिए हम बीटा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, इसीलिए हम इसके सेलेक्टिव ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये जो ड्रग है लेविटोलोल, ये क्या करती है, ये बीटा रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती है, उसके साथ ये क्या करती है, अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। अभी जो अल्फा रिसेप्टर है ना, ये क्या रहता है, ब्लड वेसल के अंदर रहता है। जब अल्फा रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करेगी तो अल्फा रिसेप्टर जैसे ब्लॉक होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड इजीली फ्लो हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, हम अलग से अल्फा ब्लॉकर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी जो बीटा ब्लॉकर है ये हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है, बट ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है हाइपरटेंशन की। इसके बहुत सारे और भी रोल है बीटा ब्लॉकर के, जैसे कि ये इस्चेमिया हार्ट डिजीज़ में यूज़ की जाती है, जैसे कि एंजाइना है, या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर CHF में यूज़ की जाती है, आर्टियल फिब्रिलेशन है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें ये सब बीटा ब्लॉकर यूज़ किए जाते हैं। जब मैं आपको CVS बताऊँगा तब मैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। अब हम बीटा ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे फटीग है, कोल्ड हो जाना, नाइटमेयर्स है, हेडेक है, नोजिया है, तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। और अगर आपको ये बीटा 2 वाले पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस पर ज़्यादा अभी फोकस मत करो, क्योंकि मैं आपको ये अलग से पूरा अच्छे से बताऊँगा रिसेप्टर के बारे में। अभी आप जैसे इतना याद रखो, जैसे कि ये अपना ब्लड वेसल है, इसके अंदर 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक आता है अल्फ़ा, दूसरा आता है बीटा। अल्फ़ा बहुत ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं, तो जो अल्फ़ा का एक्शन होगा वही ब्लड वेसल पे फाइनल नेट एक्शन देगा। जैसे अल्फ़ा कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अल्फ़ा रिलैक्सेशन करेगा तो ब्लड वेसल रिलैक्सेशन होगी। तो बीटा रिसेप्टर का ज़्यादा रोल रहता ही नहीं ब्लड वेसल के ऊपर। मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल के अंदर अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पाया जाता है। तो अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो जस्ट आप ऐसे याद रखना कि ये A B, ये एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, C D, A के नीचे लिखना है C और B के नीचे लिखना है D। तो ये A है अल्फ़ा रिसेप्टर, B है आपका बीटा रिसेप्टर। ये दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर पाए जा रहे हैं। जब A रिसेप्टर एक्टिवेट होगा अल्फ़ा रिसेप्टर तब ब्लड वेसल होगी कॉन्ट्रैक्शन, जब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तब ब्लड वेसल होगी डायलेशन। अब हमें हाइपरटेंशन के केस में क्या चाहिए, ब्लड वेसल डायलेट चाहिए। तो हम बीटा रिसेप्टर का तो एगोनिस्ट देंगे, बट हम अल्फ़ा रिसेप्टर का क्या देंगे, ब्लॉकर देंगे। क्यों ब्लॉकर देंगे, क्योंकि ब्लड वेसल है वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, डायलेट हो। तो डायलेट का एक्शन लेने के लिए हम इसको अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं हाइपरटेंशन में। तो आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है, अभी इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा मत याद रखो। एंटी हाइपरटेंसिव की जो तीसरी क्लास है उसका नाम है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके अंदर रामीप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल,
फोसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब ड्रग्स आती है जिसके पीछे लास्ट में प्रिल लिखा रहता है, वो सारी एसी ही इनहिबिटर है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने बोला था एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की हेल्प से, ACE। फिर ये आगे जाके एल्डोस्टेरोन बनाता है। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, किडनी में सोडियम वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, फिर एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, आगे सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा जिससे अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जितनी भी एसी ही इनहिबिटर ड्रग है ये सारी ड्रग प्रो ड्रग होती है एक्सेप्ट लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। मतलब ये जो दोनों ड्रग है लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल ये दोनों एक्टिव ड्रग है। बाकी जितनी ये सारी ड्रग है ये सारी प्रो ड्रग है। ये लीवर में जाके पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी फिर अपना एक्शन देगी। तो आपको ये याद रखना लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, इसको आप LC से याद रखना। ये दोनों क्या है, प्रो, ये एक्टिव ड्रग है, बाकी सारी प्रो ड्रग है। तो ये जीपीएट में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला साइड इफेक्ट है वो है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन जब आप इनिशियली ये डोज स्टार्ट करते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, तो इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा इसके बाद ये है परसिस्टेंस ड्राई कफ। तो ये ड्राई कफ बहुत ही बार एग्जाम में आता है कि ड्राई कफ किस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का साइड इफेक्ट है, वो है एसी ही इनहिबिटर का। तो इसीलिए जब ये ड्राई कफ होता है इसीलिए जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं उनको ये कंट्रा इंडिकेट है, उन लोगों को ये ड्रग नहीं दी जाती क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी अच्छे से काम नहीं करते जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। तो इसके लिए हम उनको एसी इनहिबिटर नहीं देंगे। अब ये जो ड्राई कफ करता है एसी इनहिबिटर, ये क्यों करता है? तो आपने सुना होगा ब्रेडिकाइनिन, जितने भी काइनिन रहते हैं वो काइनिन भी एसी इनहिबिटर से मेटाबॉलिज्म होता है उन सभी काइनिन्स का। जब हमने इस एंजाइम को इनहिबिट किया तो काइनिन का लेवल बढ़ गया अपनी बॉडी के अंदर। जब काइनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो काइनिन लंग्स में क्या करता है, इरिटेशन करता है, जिससे अपने को क्या होगा, कफ हो जाएगा। तो उसी को ड्राई कफ बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया। मतलब ये पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। तो कभी बार क्वेश्चंस आता है कि मैंने आपको बताया था जो डायूरेटिक ड्रग होती है वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है अदर हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया कि पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक या फिर स्पायरिनोलैक्टोन डायूरेटिक वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दी जाएगी? तो वो एसी इनहिबिटर के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दी जाएगी। क्यों? कि उन दोनों का एक साइड इफेक्ट कॉमन है, वो क्या है, हाइपरकैलेमिया। तो दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा हाइपरकैलेमिया कर लेंगे, इस वजह से दोनों को साथ में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। अभी ये आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एसी इनहिबिटर के साथ इनमें से कौन सी डायूरेटिक नहीं दी जाएगी, वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा क्लोरथायाजाइड है, फ्यूरोसमाइड दिया रहेगा, वहीं स्पायरिनोलैक्टोन दिया रहेगा, तब उस टाइम कन्फ्यूज हो जाता है। इसके बाद ये टेराटोजेनिक होती है ड्रग, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती है। और इसके बाद अदर जो साइड इफेक्ट है वो फटीक है, नोजिया है, डिजीनेस है, हेडेक है। तो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है। अभी जो एसी एंजाइम रहता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इनालाप्राइल ड्रग है, जो ये सारी ड्रग है, ये मैंने बोला ये प्रो ड्रग है। तो ये एक्टिवेट होती है लीवर के अंदर, तो जिस फॉर्म में एक्टिवेट होगी तो वो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनेलाप्राइलेट। तो ये आपको याद रखना है। जैसे फोसिनोप्रिल है, ये एक्टिवेट होगी तो क्या होगी, फोसिनोप्राइलेट। तो लास्ट में लेट लिखा रहता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद जो इनालाप्राइल है ये एलेनिन डेरिवेटिव है। एलेनिन एक अमाइनो एसिड रहता है, तो वो इस रिंग के अंदर रहता है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये भी आपको रिमेंबर करना है। ये मैं वैसे आपको स्ट्रक्चर सारे लास्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप जिसको याद रखो। और ये जो इनालाप्राइलेट है ये लॉन्ग एक्टिंग रहती है। इसके बाद मैंने बोला ये सब प्रो ड्रग रहती है एक्सेप्ट लिसिनोप्राइल और कैप्टोप्राइल। तो ये एक्टिव होती है बाकी सारी ड्रग लीवर के अंदर। तो वो किस फॉर्म में एक्टिव होती है, तो वो डाई एसिडिक फॉर्म में एक्टिव होती है। डाई एसिडिक मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे रहते हैं उसको बोलते हैं डाई एसिडिक फॉर्म। तो फाइनल जब वो एक्टिव होंगे तब उनके अंदर ये 2 फॉर्म में होगी, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उनके स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद ये जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, तो इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि कैप्टोप्रिल के अंदर क्या एसएच ग्रुप रहता है।
ठीक है। और ये जो AC इनहिबिटर है ना, AC एंजाइम, इसकी आर्जिनिन साइड पे जाके ये बाइंड होता है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। तो आज हमने AC इनहिबिटर के बारे में पढ़ा, बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा और डायूरेटिक के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट बची हुई क्लास है वो हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इमरजेंसी ड्रग पढ़ेंगे जो हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। थैंक यू।